दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आपको पता है बिहार पर्सपेक्टिव हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं और यह सप्ताह में 2 या 3 दिन आता है। इसलिए आता है क्योंकि आप जानते हैं बिहार से संबंधित करंट अफेयर बहुत कम आता है। जब तक कलेक्शन नहीं होता है लाने का मजा नहीं आता है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया इसी पर चर्चा कर रहा है, तो हमारे भी इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक हिस्सा होंगे। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हास्यास्पद बात क्या है पता है? क्या थे मुख्यमंत्री? क्या है मुख्यमंत्री? किस पद से इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री? और क्या बनने वाले हैं मुख्यमंत्री? ये हैं नीतीश कुमार जी। और इतना मजेदार अगर कोई कार्टून बनाए हैं तो मजेदार विश्लेषण भी बनता है ना? तो पहला एडिटोरियल हमारा, पहला न्यूज विश्लेषण हमारा इसी आधार पर होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, पिछली एडिटोरियल और इस एडिटोरियल में थोड़ा ज्यादा गैप हो गया। इसका कारण कई सारा है, लेकिन एक सिंपल कारण है कि बिहार से रिलेटेड जो करंट है ना, वो काफी नहीं मिल पा रहा है। तो बिहार का करंट मैं सोचता हूँ एक साथ ही 5-10 अगर मिल जाए मुझे तो मैं उस कंबाइंड तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूं। हालांकि एडिटोरियल सेक्शन तो महत्वपूर्ण है ही, वो हमेशा बना ही रहता है महत्वपूर्ण। तो मैं यहाँ प्रयास सतत रूप से करूंगा कि आपको जो बिहार या बीपीएससी के संदर्भ में कंटेंट है, चाहे वो मेंस के संदर्भ में हो, चाहे पीटी के संदर्भ में हो, चाहे वो एसए के संदर्भ में हो, मैं इस सीरीज के माध्यम से आपके सामने उपस्थित कर सकूं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे उसको देख लीजिए। हमारा डिस्कशन जो होगा वो होगा, पहला तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और फिर आ चुके हैं, और मैं अभी कार्टून के माध्यम से आपको बताया भी। तो 9वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये कितना सकारात्मक है कितना नकारात्मक है, तो देखिए, राजनीतिक शुचिता की बात होती है, हमेशा यह बात किया जाता है कि एक पर्सनालिटी का, एक व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रदेश पर। और अगर बिहार में इस तरह का फेरबदल हो रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के लोगों को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, और ये जब बिहार के बाहर जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा। और अगर नहीं तो आप बताइएगा कि आप इसके संदर्भ में क्या सोचते हैं कि क्या बिहार में इस तरह का फेरबदल 1.5 साल 2 साल में होते रहना क्या जायज है? क्या नहीं लगता है कि गठबंधन की राजनीति या फिर सरकार को अस्थायित्व देना हमारे मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है और उनके सहयोगियों की भी जिम्मेदारी है? खैर, जो परिवर्तन हुआ है वो सभी को स्वीकार है, क्योंकि लोकतंत्र में ये होना लाजमी सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन कई सारे छात्रों को, कभी कल ही एक न्यूज आया कि गेमिंग में 80,000 रुपया हार गया एक बच्चा, तो उसने सुसाइड कर लिया। अब ये गेमिंग का लत कितना ज्यादा है वो मुझे बताने की आपको आवश्यकता है नहीं, इस पर एनालिसिस करेंगे। और साथ ही बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू और एसए पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा करेंगे। आपको यह पीडीएफ कल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वहां नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कई सारे कंटेंट हम लोग उस पर शेयर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं बीपीएससी को लेकर जो हमारा तैयारी क्लासरूम स्तर पर है, फ्रेशर्स के लिए तो मैं कहूंगा कि क्लासरूम में आप आइए, इसका लाभ उठाइए। लेकिन जो एक बार तैयारी कर चुके हैं पीटी का और चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो आप हमारे टेस्ट से जुड़ सकते हैं। 3 लेवल का यह टेस्ट है और तीनों लेवल का टेस्ट ना अपने आप में अद्भुत है। कैसे? तो प्राथमिक लेवल पर एनसीईआरटी है, सेकेंडरी लेवल पर एडवांस बुक है, तीसरे पर कोबरा। कोबरा मतलब जिसको डसने से पानी नहीं मांगता, और बीपीएससी भी नहीं मांगना चाहिए। थोड़ा सा हमने इस बात को ध्यान में रखकर कहा, यह नाम दिया है कि चलिए जानवरों से भी प्यार होना चाहिए। इंसान और मानव जगत और वनस्पति जगत और जीव जगत के बीच जो अंतर हो रहा है उसको थोड़ा सा पाटने का मैंने प्रयास किया है। तो आप इस संदर्भ में चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक नंबर आपके सामने ये है और एक नंबर आपके सामने ये है। आप किसी पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगा, आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कैसे कैसे टेस्ट होगा, क्या क्या पढ़ना है आप लोग। आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होने जा रहा है या एडिटोरियल एनालिसिस होने जा रहा है वो ऑनलाइन गेमिंग और बच्चों पर पड़ते प्रभाव को लेकर होते जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले यूपी का एक केस सुना होगा जिसमें अपने माँ बाप को इसलिए मार दिया गया क्योंकि बच्चे को गेम खेलने से रोका जा रहा था। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो आपके आसपास घट रही हैं। आजकल जो बच्चा पैदा ले रहा है, 3-4 साल का बच्चा है, उसको भी गेमिंग का इतना ज्यादा लत लग चुका है कि वह किसी को सुनने का तैयार नहीं है। फ्री फायर जैसे गेम ने बच्चों की जिंदगी को उजाड़ करके रख दिया है। सोचने समझने की क्षमता खो गया है और हिंसात्मक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ता जा रहा है आज का बच्चा। उसी को लेकर आज हम लोग ऑनलाइन गेमिंग पर डिस्कशन करेंगे और यह एडिटोरियल
हम लोग प्रयास करते हैं कि आपकी बौद्धिक जागृति में एक मददगार भूमिका अदा करे, लेकिन यह प्रयास तब सफल हो पाएगा जब आप भी साथ चल पाइएगा। इस वीडियो में हम लोग यह पूरा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे बता रहे हैं कि यह वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो में जाके मिल जाएगा। आप हमारा एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हैं। यह मूलतः बीपीएससी के छात्रों को ध्यान में रखो बहुत ही अच्छा है। और भारत में ऑनलाइन गेमिंग का जो प्रचलन बढ़ते चला जा रहा है, और आप देखते हो कई सारे अब तो गेमिंग मास्टर बन गए हैं यूट्यूब पर, उनका अच्छा खासा फॉलोअर्स है, क्योंकि नया जो बच्चा है ना, नया जो जनरेशन है ना, वो पूरा गेमिंग पर टूटा हुआ है। और एक दृश्य आप यहाँ सामने देख रहे हैं, बचपन में याद है हमको कि इसी तरह का रूम हुआ करता था जिसमें हम लोग 1 रुपया 2 रुपया देके मारियो खेलते थे, लेकिन अब मारियो का जमाना चला गया, अब मारो का जमाना आ गया है। खैर, 692 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता का देश है, और ये बहुत बड़ा आधार है। 2019 के बाद से औसत दैनिक मोबाइल ऐप में 32% का वृद्धि हुआ है। और आप देख रहे होंगे आज बच्चे भी आपसे बेहतर मोबाइल रख के घूम रहे हैं ना। कहा जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद में भी इस इंडस्ट्री का योगदान बढ़ा है, और बोला जा रहा है कि 2026-27 तक ऑनलाइन गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत की जीडीपी में योगदान $300 बिलियन के आसपास हो जाएगा। अब $300 बिलियन यानी आप भी भारत के जीडीपी के ग्रोथ को 5 से 10% बढ़ता हुआ देखेंगे आगे आने वाले समय में। कहा जा रहा है भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग मुख्य रूप से घरेलू स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में 27% सीजीआर क्या होता है इसको समझिए। सीजीआर का मतलब होता है एक समय अवधि में निवेश की वार्षिक वृद्धि दर का मापन, कि आप कितना निवेश कर रहे हैं एक वर्ष में। एक समय अवधि मतलब 1 वर्ष मान के चलते हैं, तो यह 27% की दर से बढ़ रहा है, जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कहा जा रहा है भारत में ऑनलाइन गेमिंग का पारितंत्र कैसा है, कैसा इकोसिस्टम है, क्या यहाँ लोग खेलने के लिए तैयार हैं गेम, तो मरे पड़े हैं। विकास की अति संभावनाएं हैं। 2026-27 तक $300 बिलियन के आसपास से हो जाएगा जीडीपी का। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के अनुसार 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत में मोबाइल गेमिंग क्षेत्र वर्ष 2020 में $1.5 बिलियन का हो जाएगा। 2025 में यह $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये छलांग $3.5 बिलियन का ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीडीपी के एक बहुत बड़े क्षेत्र का है। कहते हैं इसके लेकर भारत सरकार कोई विधेयक लाई है या नहीं है, क्या या यह इंडस्ट्री ऐसे ही ग्रो कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में निजी विधेयक के रूप में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2022 पेश किया गया था। निजी विधेयक मतलब होता है जिसको सरकार नहीं पेश करती है, कोई सांसद पेश करते हैं, ठीक है। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग में अखंडता बनाए रखने और ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नियामक व्यवस्था करने की बात कहता है। लेकिन संचार मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्यबल ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के लिए अपनी अनुशंसाओं का एक अंतिम रिपोर्ट तैयार किया, और जल्द ही इस पर कोई न कोई विधेयक आएगा, कोई न कोई अधिनियम बनेगा। कथा इससे पूर्व तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ कानून पारित हुए हैं, लेकिन ये पैन इंडिया पर नहीं है, मतलब पूरे भारतवर्ष पर इस तरह का नियम नहीं है जो केंद्र सरकार से उम्मीद किया जा रहा है कि बनाए। आप देखते होंगे ऑनलाइन गेमिंग के अलावा जो एक अलग समस्या बनकर उभरा है वो है वेब सीरीज। ये वेब सीरीज भी बहुत ज्यादा हताहत कर रहा है लोगों को। और आजकल तो जो कंपनियां हैं, चाहे अमेजन हो, चाहे हॉटस्टार हो, चाहे आपका नेटफ्लिक्स हो, इन सब पर वेब सीरीज और इस तरह की प्रवृत्तियों के द्वारा अब ग्राहकों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, उपभोक्ताओं को अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये इस पर नियामक बनना जरूरी है, क्योंकि अश्लीलता और नियामक के अभाव में जो एक क्रूरता है ना, वो बहुत ज्यादा फैल गया है, कहा जा रहा है। हालांकि उन्हें राज्य उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पूर्ण प्रतिबंध लगा देना कौशल से जुड़े खेलों के लिए अनुचित है। जो इन राज्यों में प्रतिबंध लगाया था पूर्णतः, उनको वहां उच्च न्यायालय द्वारा इसको हटा दिया गया। राजस्थान सरकार ऑनलाइन गेम, विशेष रूप से फैंटेसी गेम को विनियमित करने के लिए एक मसौदा तैयार कर लेकर आई है, लेकिन अब आपको पता है कि अब परिस्थितियां चेंज हुई, नई सरकार नए सरी से इस तरह के गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की बात करेगी। कहा जा रहा है गेमिंग कंपनियों की बढ़ती संख्या, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, भारत में 400 से अधिक गेमिंग कंपनियां हैं, और ये गेमिंग कंपनियां ग्रोथ रेट के अनुसार इस तरह मूव कर रही हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रही हैं, जिसमें इन्फोसिस लिमिटेड, हाइपरलिंक, इकोसिस्टम, एफजी फैक्ट्री और जेनसार टेक्नोलॉजी आदि हैं जो महत्वपूर्ण गेमिंग कंपनियां हैं जो भारत में कार्यरत हैं।
कहते हैं भारत में ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग की वैधता की क्या स्थिति है, मतलब क्या यहाँ गैम्बलिंग किया जा सकता है, यानी जुआ खेला जा सकता है ऑनलाइन, या ऑनलाइन गेमिंग हो सकता है। तो आप देखते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग भी बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है। आईपीएल जब चलेगा या फुटबॉल मैच चलेगा या कोई छोटा सा मैच चलेगा, देखिएगा ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत बड़े स्तर पर भारत में अपना उपस्थिति दर्ज कर रहा है। कहा जा रहा है कानूनी क्षेत्राधिकार की बात किया जाए तो भारत की 7वीं अनुसूची में सूची 2 जो राष्ट्रीय सूची का विषय है, इसमें प्रविष्टि संख्या 34 है। इसमें कहा गया है गेमिंग, बैटिंग, सट्टेबाजी और गैम्बलिंग या जुए के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति राज्य को दिया गया है, और अधिकांश राज्य कौशल के खेल और भाग्य के खेल के बीच कानून के में अंतर के आधार पर गेमिंग को विनियमित करते हैं। अब इस बात को समझिए, कौशल का खेल और भाग्य का खेल। कौशल मतलब आप में स्किल है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने अनुसार हैंडल कर सकते हैं, उसके अनुसार नहीं, अपने अनुसार उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस में कब तब्दील हो जाता है, जब हम रिस्क लेना शुरू करते हैं, और जब रिस्क लेना शुरू करते हैं तो इसमें पैसा लगाना भी शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में उदाहरण दिया, 2 दिन पहले का ही बात है, 80,000 रुपया एक बच्चा हार गया और सुसाइड कर लिया, नोट छोड़ दिया कि मैं हार गया हूं और मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं। कहा जा रहा सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 भी हमारे यहाँ लागू है। यह केवल एक केंद्रीय कानून मौजूद है जो जुए के सभी रूपों को नियंत्रित करता है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो एक बहुत पुराना कानून है। और अब आप समझ सकते हैं 1867, अरे भाई 2010 के बाद ही तो डिजिटल क्रांति पूरा आया है, और इस क्रांति के बाद आप लोगों के हाथों में क्या देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो है डिजिटल एरा। और ये नया जो युग है ना, इसमें नए तरीके से विनियमित करने की जरूरत है। कहा जा रहा हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगा दिया। अच्छा, जीएसटी लगाने से सरकार को लाभ है। अब सरकार इसको क्यों प्रतिबंध लगाएगा भला, सोचने की बात है कि नहीं है। सरकार प्रतिबंध तब न लगाए जब उसको घाटा हो। इससे लोगों के हित नहीं सध रहे हैं, सरकार के हित तो सध ही रहे हैं। कहा जा रहा लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 भी है, और भारत में लॉटरी को वैध माना जाता है और लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा भी किया जाता है। इसलिए लकी ड्रा का आयोजन आप देखते होंगे, दिल्ली में मैं जानता हूं कि सरकार सरकारी फ्लैटों की बिक्री के लिए लॉटरी का आयोजन करती है। इसी तरह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा भी हमारे यहाँ लागू है कि लॉटरी जीतने, रेसिंग, राइडिंग से प्राप्त आय का फेमा अधिनियम के तहत निषिद्ध किया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इसको अभी बहुत बड़े स्तर पर चलाया भी जा रहा है। खैर, भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? तो पहला तो सामाजिक चुनौती है, लोगों में लत लग जाता है, मानसिक बीमारी हो जाता है, आत्महत्या की अभी बात मैंने किया, वित्तीय धोखाधड़ी, बहुत सारा फॉर्जरी चल रहा है ऑनलाइन से ही, गोपनीयता भी भंग होती है, डेटा सुरक्षा संबंधित चिंता है जो अलग से है। तो ये सब ऑनलाइन गेमिंग की सामाजिक चिंताएं हैं। दूसरा, सुरक्षा संबंधी चिंता, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न होती है। अवैध ऑफशोर जुआ उत्पन्न हो गया है। कोई भी जुआ जो देश की सीमाओं के बाहर संचालित होने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? ऑफशोर जुआ कहते हैं। जैसे कैसीनो, घोड़दौड़, राइडिंग, ये सब जो है, सट्टेबाजी बाजार, ये सारा बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और इसको कंट्रोल करना भारत सरकार के लिए बड़ा चुनौती है। कहा जा रहा अवैध ऑफशोर जुआ और सट्टेबाजी बाजार को प्रति वर्ष $100 बिलियन जमा राशि भारत से प्राप्त होती है, और पिछले 3 वर्षों में 20% का वृद्धि दर्ज किया गया है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये ऑफशोर यानी बाहर से जुआ खिलवाने वाले या सट्टा लगाने वाले लोग एक्टिव हुए हैं, तो भारत से पैसा बड़ी तेजी से बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ लोग रिस्क ले रहे हैं और हार रहे हैं और अपने जीवन का अंत कर रहे हैं। बताइए ना, थोड़ा सा रिस्क के कारण कितने बड़े स्तर पर उनको आर्थिक क्षति होता है। कहा जा रहा है अपर्याप्त विनियमन है लोगों के लिए। वैध गेमिंग प्लेटफॉर्म और अवैध जुआ सट्टेबाजी साइटों के माध्यम में अंतर का पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। तो जो जुआ चल रहा है या गेमिंग चल रहा है या कुछ और चल रहा है, ये पता नहीं चल पाता है। कहता है इससे राज्य को उसको पर्याप्त नुकसान तो होता है, बाजार की विफलता भी होती है, और माना जा रहा है कि अवैध ऑफशोर बाजारों के संचालन के कारण भारत को कराधान यानी टैक्स कलेक्शन में $45 बिलियन का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान बहुत बड़ा है और इसको ऐसे पाटा नहीं जा सकता है। सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो पहला कदम सुन लीजिए, विनियमों का निर्माण। सरकार कुछ नियम बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह नियम अभी धरातल के स्तर पर नहीं उतर पाया है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया संचार संहिता नियम 2021 की निगरानी की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया गया है। हालांकि
गेम नियामकों को विलंबित अधिसूचना में प्रगति को बाधित कर दिया गया है और गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में सरकार कई सारे नियम लाने की बात कर रहा है, लेकिन वो अभी तक पूर्ण रूप से ला नहीं पाया है। आगे क्या, तो कहा जा रहा है वैश्विक परिप्रेक्ष्य का पालन किया जाना चाहिए। जैसे यूके और में एक केंद्रीकृत सरकारी नियामक है जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में विनियमन को त्रैमासिक निकालता है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई का रिपोर्ट आता है ना, त्रिमासिक, मतलब 3 माह में एक बार, वैसे ही अगर केंद्रीकृत एक नियामक बना दिया और अपना रिपोर्ट निकाले 3 आधार पर कि गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या फिर ऑफशोर जो बैटिंग हो रहा है उसको कैसे नियमित किया जाए, कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इससे जागरूकता बढ़ेगा। कहा जा रहा है 2018 से 22 के दौरान हुए नुकसान में कमी लाने के उद्देश्य से लक्षित प्रयासों के साथ साथ सख्त प्रवर्तन की भी बात की जा रही है, एक कानून बनाने की भी बात की जा रही है। कहा जा रहा है नियामक प्रवर्तन जरूरी है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार उच्च करों और नियामक प्रवर्तन हेतु एक कमजोर और विवेकाधीन दृष्टिकोण का मेल ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में एक चिंता का विषय है। मतलब टैक्स भी बड़ा ज्यादा लगाना और एक नियामक के कारण, कमजोर नियामक के कारण इस तरह का जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है और निगेटिव ग्रोथ हो रहा है, वो चिंता का विषय है। कहा जा रहा है डिजिटल नागरिकों, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त नियामक ढांचा की जरूरत है और अगर ये नियामक ढांचा सही समय पर नहीं लाया गया तो बहुत सारी चिंताएं हैं जो समय के साथ आपको दिखाई और सुनाई देंगे। कहा जा रहा डेटा और एल्गोरिदम की जटिल परस्पर क्रिया के कारण ऑनलाइन सेवाओं में बाजार की विफलता ने तो नई विशेषताओं और जटिलताओं को जन्म दे दिया है। भारत 373 मिलियन गेमर्स की सुरक्षा के लिए जो संभावित रूप से जोखिम में है, ये बात समझिए कि इनका ना डेटा सुरक्षित है, ना इनका जो अपना जीवन है वो सुरक्षित है, और ना जो रिस्क लेने की प्रवृत्ति है कितना लिया जाए वो सुरक्षित है। अब ये निष्कर्ष कहाँ पहुंचेगा, क्या बनेगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे निबंध में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का एडिटोरियल एनालिसिस है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव बुद्धिमत्ता के बीच, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। इसी को लेकर जनसत्ता में एक एडिटोरियल आया और यो एडिटोरियल आपके लिए बौद्धिक जागृति पैदा करेगा। आप यह समझिए कि जैसे जैसे मशीन का युग बढ़ रहा है वैसे वैसे मानव अपने सोचने समझने की क्षमता खोता जा रहा है। अभी हाल ही में एक मोबाइल लॉन्च किया गया जिसका नाम है S24 अल्ट्रा, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। इसके पहले हम लोग चैट जीपीटी का नाम सुने थे। इन सब के आने के बाद हुआ क्या है, हम अपने सवालों को खोजते नहीं है बल्कि जवाब मिल जाता है तो हम ज्यादा प्रेम नहीं लगाते हैं। इसी पर पूरा विश्लेषण हम लोग करने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। एडिटोरियल है आपके सामने, वो है मशीनी मेघा बनाम मानवीय मेधा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाम ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब आप जैसे जैसे मशीन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, आप वैसे वैसे आपको नहीं लग रहा है कि आप अपने बुद्धि का कम प्रयोग करते चले जा रहे हैं। एक दिन मानव का दिमाग कमजोर हो जाएगा और मशीन का दिमाग अगर बढ़ जाएगा तो कौन किस पर राज करेगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। खैर, कहता इस चराचर जगत में अगर कोई सर्वाधिक चलायमान है तो वह है बुद्धि। वह बुद्धि, आपका दिमाग हमेशा चलते रहता है। माना जाता है कि ईश्वर, मानवीय बुद्धि ईश्वर को भूलने का प्रयास करती है। ईश्वरीय बुद्धि कोई मनुष्य अबुझ नहीं होता है। ईश्वरीय बुद्धि रचनात्मक पहलू है और ब्रह्मांड के जटिल स्वरूप को समझने का एक माध्यम है। यानी बुद्धि भगवान ने आप लोग को क्यों दिया है, ताकि आप ब्रह्मांड को समझ सकें, अपने आगे पीछे होने वाली परिस्थितियों को समझ सकें। कहता है जो एक ऐसी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है जो मनुष्य की समझ से भी परे है। तो ये बुद्धि जिस पर जो मनुष्य के अंदर ही है लेकिन मनुष्य के समझ से परे है, क्योंकि कभी यह कल्पनाओं के उस छोर पर ले जाता है जहां आपने उम्मीद नहीं किया है, कभी स्वप्न का वो रूप दिखाता है जो आपने महसूस भी नहीं किया है। तो कहता है ईश्वरीय बुद्धि की प्रेरणा से निकलने वाली नैतिक शिक्षाएं एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती हैं, जो कि व्यक्तियों को कुछ सिद्धांतों के अनुरूप विकल्प चुनने का मार्गदर्शन देते हैं। यानी आपका ईश्वरीय बुद्धि क्या है, आप धार्मिक ज्ञान लेकर क्या करते हैं, नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और वो आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाता है। कहता है कि जैसे न्याय, करुणा, प्रेम की अवधारणाएं मानवीय नैतिकता के आकार देने वाली ये इस बुद्धि को ही अपनी जड़ें पाती हैं। लेकिन 21वीं सदी में क्या हुआ है, तो 21वीं सदी में एक बड़ा बदलाव हुआ है
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविर्भाव हुआ है, आप एक तरह अलग तरह की दुनिया का निर्माण हो रहा है, जिसमें मानवीय बुद्धि को या ईश्वरीय बुद्धि की बात करें, वो मानवीय बुद्धि से प्रेरित होकर कृत्रिम बुद्धि को तो रचा गया है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि को बनते ही यह सवाल बदल गया और पूछा जाने लगा कि क्या मानवीय बुद्धि कृत्रिम बुद्धि की भांति ही कम काम करती है? क्योंकि मानव बुद्धि जो है नैतिक मूल्यों पर काम करता है, यह समझता है संवेदनाओं को, यह समझता है विचारों को, यह समझता है परिवर्तन को। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन तरह के परिवर्तनों को समझता है, या सिर्फ एक ऐसा बुद्धि है जो अपने अनुसार काम करता है? कहता है शिक्षा और शोध के क्षेत्र में ऐसे कतिपय सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो शिक्षक और शोधकर्ता दोनों को विस्थापित करने का दावा करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा है गूगल बाबा, है ना, गूगल बाबा। या आप टीचर की महत्ता को कम कर दिया है। ऐसे सॉफ्टवेयर को बरक्स मौलिकता और नवीनता जैसे विचारों का क्या होगा, इस पर भी बहस छिड़ गया है। क्योंकि देखिए ना, व्यक्ति कैसे है, क्योंकि वह अपने मनोभाव को प्रकट करता है, वह समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है, वह विचार रखता है, वह निर्णय निर्माण में अपनी प्रक्रिया निभाता है। और अगर यह सब काम ना करे मनुष्य, तो कहता है क्या नवाचार नए सॉफ्टवेयर के आविष्कार तक सीमित होकर रह जाएगा, या नया सॉफ्टवेयर बनने की जिम्मेदारी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हवाले हो जाएगी और मनुष्य सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाएगा? कहता है कि आप फोन के पर्दे पर उंगली फेरते हुए किस तरह के वीडियो या विचार को अधिक समय देते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसी अनुरूप आपको सामग्री उपलब्ध कराना आरंभ करता है। जैसे आपने गलती से सर्च कर लिया, भाई हमको मोबाइल लेना है, और आपने गूगल पर जाकर सर्च कर लिया। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जहां भी जाइएगा, यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, हर जगह आपको वही डाटा देगा कि भैया खरीद लो खरीद लो खरीद लो। अब ये क्या है, जबरदस्ती है। क्या हम नहीं खरीदना चाह रहे हैं, हम सर्च करके छोड़ दिए, आप हमें जबरदस्ती कर रहे हैं। कहा जा रहा है व्यक्ति की उत्सुकता और उत्कंठा के उत्तर की तलाश का समय जैसे विलुप्त हो गया है। पहले हम लोग सोचते थे अच्छा कल जाके टीचर से ये सवाल करेंगे, वो सवाल करेंगे। अब कोई सवाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब आपके सामने है। कहते हैं कृत्रिम बुद्धि मनुष्य को सोचने की क्षमता को सीमित करते जा रहा है, जिससे मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता तेजी से कम हो रही है और मानवीय बुद्धि की क्षमता ना के बराबर रह गई है। मनुष्य आलसी होता जा रहा है और मानव जीवन बुरी तरह प्रभावित होता चला जा रहा है, क्योंकि सारी सुविधाएं उसको मिल रही है, सारे जवाब उसको मिल रहे हैं, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। कहा जा रहा है कृत्रिम बुद्धि हमेशा गणितीय रूपरेखा में सोचेगी, यानी अब वो 0 और 1 के आधार पर ही सारे कैलकुलेशन करेगी और कथ्य और महाकथ्य में निर्मित नहीं करेगी। यानी अब क्या अंतर है, क्या वो सोचता है, क्या यह सोचता है, उसमें अंतर नहीं करेगी। कृत्रिम बुद्धि की प्रणाली मनुष्य द्वारा विकसित और प्रशिक्षित की जाएगी। जिस तरह प्रारंभिक डेटा उसमें डाला जाता है और इसकी रूपरेखा उसी अनुरूप कार्य करती है, तो वो दिन दूर नहीं जब कृत्रिम बुद्धि के निर्णय और कार्यकलाप पक्षपात और त्रुटिपूर्ण भी होते चले जाएंगे और मनुष्य, कुछ स्वार्थी मनुष्यों के कारण इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग अपने हितों के साधने के लिए किया जाएगा और इससे आगे आने वाले मानव अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा? अपना भावना, अपना बात जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहा जा रहा है मानव और मानवीय जीवन का सौंदर्य शास्त्र कृत्रिम बुद्धि के निरूपित तो कर ले सकती है, नया नहीं रच सकती है। उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव है, इमोशन नहीं है मशीनों में। मशीन इमोशन लेस है क्योंकि उसको काम करने के लिए बनाया गया है, सहानुभूति बटोरने के लिए नहीं बनाया गया है। कहा जा रहा है कृत्रिम बुद्धि एक ही तरह के ज्ञान, विचार और दर्शन का वर्चस्व स्थापित करेगी और भविष्यवाणी तो यह भी है कि जो ज्ञान कंप्यूटर की भाषा में अनुदित नहीं हो पाएगा, वह ज्ञान होने का दर्जा और वैधता दोनों खो देगा। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वैध नहीं माना जाएगा क्योंकि इस पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कुछ विश्लेषण नहीं है, तो ये अनवांटेड अनयूजुअल हो जाएगा। कहा जा रहा है यह सच है कि कृत्रिम बुद्धि कई फायदे हैं और जाहिर है कि कृत्रिम बुद्धि के कई काम इंसानों से बेहतर कर सकता है। फिर भी कृत्रिम बुद्धि एक गंभीर नकारात्मक परिणाम है क्योंकि धीरे धीरे कृत्रिम बुद्धि द्वारा मनुष्य का विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक समस्या समाधान जैसी मानसिक क्रियाओं के से बाहर हो जाएगा, बाहर किया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम कृत्रिम बुद्धि से प्रश्न पूछते हैं वैसे ही उनका उत्तर दे देती है। हम तैयार उत्तरों के लिए कृत्रिम बुद्धि पर निर्भर रहने के आदी हो गए हैं और इससे क्या हो रहा है, हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं। तो आपको लगता है ना कि गूगल
5 सेकंड में उत्तर दे दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि आपके एनालिटिकल पावर को वो कमजोर कर रहा है, आपके सोचने समझने कार्य करने की पद्धति को वह कमजोर कर रहा है। कहा जा रहा है कि क्योंकि जब हम शोध और समस्या समाधान करते हैं तो हमारे संज्ञानात्मक कार्य संलग्न होते हैं, जिसमें हम सोच और तर्क का उपयोग करते हैं ताकि अर्थ को समझा सकें। लेकिन जब एनालिसिस ही नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चा तो पहले ही मशीन से समझ चुका है, तो इससे क्या होगा? कृत्रिम बुद्धि की सुविधा मानव स्मृति के लिए चुनौती खड़ी कर देगा, क्योंकि मानव सोचने समझने की क्षमता खो देगा। वो चाहेगा क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, सारा कुछ यही कर देगा, हमको क्या करने की जरूरत है। कहा जा रहा है चूंकि व्यक्ति बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धि का भरोसा करते हैं, इसलिए याद रखने और संज्ञानात्मक अवधारणा की आवश्यकता कम होती चली जा रही है और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। संचार के लिए कृत्रिम बुद्धि पर निर्भरता से कुछ सामाजिक कौशल में भी गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं तो समाज के अनुरूप व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति कैसे व्यवहार कर रहा है, एक समाज कैसे व्यवहार कर रहा है, पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सामाजिक प्राणी के रूप में हम लोग सीखते हैं। लेकिन जब सब कुछ मनुष्य नहीं करेगा, मशीन ही करेगा, तो समस्याएं होना लाजमी है। कहा जा रहा है उत्तर आधुनिकता के इस युग में जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास होता जाएगा, मानव सहानुभूति, संचार, सामाजिक कौशल, स्मृति पर इसका तेजी से प्रभाव पड़ेगा। मानव अनुभव के इन मूलभूत पहलुओं के संभावित परिणामों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धि के समक्ष मानवीय बुद्धि खतरे में है और ईश्वरीय बुद्धि शीत निद्रा मतलब सोया हुआ है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है जगाने का उसको। भैया जब सब कुछ काम चल ही रहा है तो अपने बुद्धि को क्यों प्रयोग किया जाए। तो कहा भी जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धि के लिए नियमन आवश्यक है और रचे भी जा रहे हैं, पर यह उस शंका को भी गहरा सकते हैं जिससे मानवीय बुद्धि खुद से विकसित कृत्रिम बुद्धि के भस्मासुर से भयक्रांत हो जाएगा और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने लगेगा, कुछ भी नया नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसा भविष्य का निर्माण हम कर रहे हैं, इस पर सोचने समझने की जरूरत है। आप अपने भी थॉट को जरूर बताएं। हार करंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करते थे, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लगने वाली है। 243 मीटर ऊंचा होगा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा। 3000 करोड़ से अधिक की आएगी लागत। गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा से भी ऊंचा होगा। नगर निगम को सशक्त अस्थायी समिति ने इस निर्माण को मंजूरी दे दी है। गुजरात में है विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर है। और ये कितना मीटर है? इससे 1.5 गुना है, 243। बाप कितना बड़ा होगा, आप सोच सकते हैं। बहुत बड़ा पर्यटन स्थल विकसित हो जाएगा। नहीं, चलिए, तो ये बात हुआ, एक बड़ी बात है और आगे आने वाले दिनों में हम इस तरह का निर्माण कार्य को देख सकते हैं। कहा जा रहा है 202 प्रखंडों में अप्रैल से खुलने लगे कृषि क्लिनिक। अब कृषि क्लिनिक कई सारे रूपों में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण कृषि से संबंधित समस्याएं काफी ज्यादा है। इन समस्याओं का निराकरण अगर कृषि क्लिनिक के माध्यम से हो गया तो क्या बात है। कहा कृषि सहित संबंधित विषय से पढ़ाई करने वाले युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और फसलों पर दवा छिड़काव के लिए एजेंसी भी होगी। किसानों को 75% तक अनुदान भी मिलेगा। कहा जा रहा है कृषि क्लिनिक स्थापित करने के लिए चयनित लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के साथ साथ इनकी इच्छानुसार उर्वरक, बीज, कीटनाशी, लाइसेंस, कस्टम, हायरिंग सेंटर, अन्य योजनाओं का लाभ भी इनको मिल सकेगा। तो आप भी चाहें तो कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आप उस तरह का निपुणता नहीं है तो आपको स्किल भी डेवलप करवाया जाएगा। 5 लाख में 2 लाख सहायता देकर यह कृषि क्लिनिक खुल सकता है। 534 प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोलने की बात हो रही है और इससे कई सारा लाभ हो सकता है। कहा जा रहा है कि दवा छिड़काव की जरूरत होने पर एजेंसी के माध्यम से तुरंत दवा छिड़काव हो सकेगा। कृषि विभाग का दावा है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां किसानों को इस तरह की सुविधा मिलेगी। कृषि क्लिनिक में मिट्टी की जांच, बीज विश्लेषण, कीट व उससे संबंधित बीमारियां, पौधों संरक्षण संबंधित छिड़काव की सुविधा मिल सकेगी। इससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगा और उत्पादन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। तो कृषि क्लिनिक में सेवा देने के लिए कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक, कृषि विश्वविद्यालय से कृषि या उद्यान में स्नातक, इस तरह की डिग्री चाहिए तो आप कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं।
बिहार में 9वीं बार नीतीश सरकार, अभी इस पर चर्चा भी की है, और गठबंधन सरकार फिर से बन गया एनडीए का बिहार में, और फिर नीतीश कुमार जी ने बोला है अब बाहर नहीं जाएंगे। अब आप बाहर नहीं जाएंगे, इसका कई सारा पहलू हो सकता है, इस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं। बिहार में पिछले वर्ष गोद लिए गए बच्चों में 60% बेटियां हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कहा जा रहा 2021-22 में 42 लड़के गोद लिए गए और 72 लड़कियां। वहीं 2020-21 में 29 लड़के और 93 लड़कियां, और 2019-20 में 34 लड़के और 91 लड़कियां। अब ये क्या डाटा है और किस रूप में अलग है, बात को समझिएगा। कहा जा रहा बिहार में बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदली है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के आंकड़ों में इसकी तस्दीक भी की गई है कि दंपत्ति बुढ़ापे में सहारे के लिए बेटियों की गोद ज्यादा ले रहे हैं। और 2022-23 में देश भर में गोद लिए गए बच्चों का आंकड़ा जारी किया गया। इसके मुताबिक बिहार में 100 से अधिक अनाथ बच्चों और परित्यक्त बच्चों को कानूनी माता पिता की ममता का छांव मिल रहा है। गोद लिए गए कुल बच्चों में संख्या 111 है, जिनमें से 60% से अधिक बेटियां हैं। और ये डाटा कहाँ का है? बिहार का है। तो बिहार में लोगों का सोच बदला है, और ये सोच आगे भी बना रहे, इस पर हम लोग काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि लोगों को जागरूक किया जाए। कहा जा रहा पटना नगर निगम के कवाड़ से कमाल पर प्रथम पुरस्कार मिला है। अभी आपने देखा 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, और उसी संदर्भ में गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना नगर निगम झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा इस बार कवाड़ से कमाल थीम पर बनाया गया था, यह जो आप सामने देख रहे हैं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में थीम रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज यानी RRR, यहाँ आप देख रहे हो। तो ये मूवी का नाम नहीं है, ये प्रबंधन का एक तरीका है। 3R, रिड्यूस मतलब कम कीजिए, रिसाइकिल मतलब उसको फिर से अगले उत्पाद बनाने की तरफ मोड़िए, या उसको फिर से प्रयोग में लाइए। तो इसी को लेकर यह मिला है। तो ये आप देख रहे होंगे सामने। आप पहले ही जानते हैं कि पटना नगर निगम को 3 पुरस्कार पहले ही मिल चुका है स्वच्छता अभियान के तहत। इसके तहत 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 1 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। तो ये सारे काम आप लोग देख चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम लोग फाउंडेशन बैच भी चला रहे हैं, और बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए कि अगर आप किसी संस्था में जुड़े हुए हैं तो आपको हम 50% डिस्काउंट देंगे। और रिजल्ट नहीं तो पैसा नहीं, ये थीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग इतना अच्छा बेहतर काम करेंगे आपके साथ ना कि आपका रिजल्ट 100% हो, नहीं तो हम तो आपके साथ हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये करंट काफी लाभान्वित कर रहा होगा, और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमें प्रोत्साहित करें और अन्य ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि हम लोग और ज्यादा विश्वास के साथ आपके साथ काम कर सकें। धन्यवाद।